हेलो फ्रेंड्स, एडुटेरिया 7500 प्लस स्मरणीय तथ्य का हम इसमें डिस्कशन करने जा रहे हैं और यह सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कशन करेंगे। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से है। नर्मदा घाटी से भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं कहाँ से? दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो बुर्जहोम से। और बुर्जहोम में मानव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का साक्ष्य है जो प्राप्त हुआ है। और ये बुर्जहोम कहाँ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है, इसको भी ध्यान रखना है। जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? कालीबंगा से हुआ है। कालीबंगा का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स, यानी कि काली चूड़ियां होता है। ठीक है, काली चूड़ियां होता है। और फिर जानते हैं कालीबंगा है कहाँ? तो राजस्थान में है और घग्घर नदी, ठीक है, घग्घर नदी पर है। ठीक है, और ये प्राचीन नाम इसका सरस्वती नदी था। और सिंधु घाटी सभ्यता का नाम बदल के अभी हाल ही में इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन किया गया है। एनसीईआरटी की किताब में नया अपडेट किया गया है, इसको भी ध्यान रखना है। और कालीबंगा से है जो जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का भी है जो प्रमाण मिलता है। उसके साथ साथ है जो यहाँ पे अग्नि वेदिका, यानी कि जो फायर अल्तार होते थे, अग्निकुंड, उसका भी जिक्र मिलता है। साथ साथ कालीबंगा के साथ साथ लोथल में भी है जो देखने को मिला है फायर अल्तार, यानी अग्नि वेदिका कुंड। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन प्लस लोथल। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में है और यह भोगवा नदी किनारे है। कौन सा नदी? भोगवा। युग्म समाधियां, यानी कि एक ही साथ दो, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों को एक साथ ही जब मरने के बाद दफनाया गया हो, तो वो कालीबंगा और लोथल्स को यहाँ से समाधियां की प्राप्ति हुई है। और बता दें कि जहाँ से जो जलाने की प्रथा है और दफनाने की प्रथा है, दोनों कहाँ कहाँ से मिला है? तो जलाना कहाँ, दफनाना कहाँ? तो दफनाया जाता था हड़प्पा में और जलाया जाता था कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन राजस्थान में। और नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से, लेडी डांसिंग गर्ल। और ये किसका बना हुआ? तो कांस का। कांस किससे बनता है? तो कॉपर प्लस टीन का बना होता है। और सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी बोला जाता है। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ था? तो हड़प्पा में शवों को दफनाया जाता था, जबकि जलाने की प्रथा था शवों को कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और हड़प्पा कौन सी नदी पे है? तो यह है जो रावी। हड़प्पा है जो रावी नदी, सॉरी, हड़प्पा कौन सी नदी? तो रावी नदी। और मोहनजोदड़ो सिंध नदी है। और चनहुदड़ो की बात करें तो वो भी सिंध नदी पे है। 3 मुख वाले देवता यानी पशुपति, पशुपति की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ है? तो बनावली। और ये कहाँ है? हरियाणा है। ठीक है। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से, यानी कि उन्नत जल निकासी का भी साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? धौलावीरा। ये कहाँ है? गुजरात में। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ है? गुजरात में। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में बटा हुआ था, तो ये एक धौलावीरा एक ऐसा मात्र साइट है जो 3 भागों में है जो बटा हुआ था। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। और चावल का प्राचीनतम साक्ष्य की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? कोल्डीवा। और ये कोल्डीवा कहाँ है? तो इलाहाबाद के पास उत्तर प्रदेश में है। आग का आविष्कार हुआ है कब? तो पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। और पहिए का आविष्कार हुआ है नव पाषाण काल में, यानी कि नियोलिथिक एज में। ठीक है, नियो मतलब होता है न्यू, अलिथ मतलब होता है स्टोन होता है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? तो जौ था, जौ। और मानव के द्वारा उस समय जो सिंधु घाटी सभ्यता में गेहूं और जौ दोनों का है जो मुख्य रूप से है जो उपजा उप, उप, उत्पादन किया जाता था, गेहूं और जौ का। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु कौन सा है? तो तांबा है, कॉपर है, कॉपर। ठीक है, और ये कहाँ से पाया जाता था? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है जो ये खेतड़ी राजस्थान से मिलता था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन थे? तो लोथल और सुतकोतगा।
जो सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे। लोथल कहाँ? तो गुजरात में। सुतपोतदा भी गुजरात में, दोनों है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी किसने कहा है? तो स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा है। आगे हम देखते हैं प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक कौन थे। योग दर्शन के प्रवर्तक थे पतंजलि, न्याय के गौतम, सांख्य का कपिल, चार्वाक चार्वाक और वैशेषिक का कनाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बदरायन। यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रमुख दर्शन है और उसके प्रवर्तक का हमने जिक्र किया है। अब हम विभिन्न संप्रदाय और उसके संस्थापक के बारे में देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली पुत्र गोसाल था। मखली पुत्र गोसाल किसका संस्थापक था? आजीवक का। और मखली पुत्र गोसाल है जो नियत पे विश्वास करती थी, यानी कि भाग्य के भरोसे रहती थी। अनिश्चयवादी के संस्थापक थे संजय बेठलीपुत्र, संजय बेठलीपुत्र। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक थे पक्कुद कचायन, पक्कुद कचायन। अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक थे पूरन कश्यप, पूरन कश्यप। अब हम ऋग्वेद के बारे में जानते हैं कि टोटल 4 वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद के ऋचाओं को यानी मंत्रों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था? होत्री कहा जाता। पुरोहित को क्या कहा जाता? होत्री। इस वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। और आपको याद रखना है कि गायत्री मंत्र का लिखा किसने है? तो विश्वामित्र ने लिखा है। ठीक है। यहाँ पे देखा, यहाँ पे तीसरा में त्रि आ रहा है, यहाँ पे त्रि आ रहा है, यहाँ पे त्र आ रहा है, यानी कि तीनों तीसरा वाला में मिल रहा है। ठीक है। तो तीसरा मंडल में कौन सा है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है, विश्वामित्र ने लिखा है और यह ऋग्वेद में है। इस वेद के 9वें मंडल में क्या है? तो सोम देवता का उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में। कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। इस वेद के 10वें मंडल में है जो 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख किया गया है। किसमें? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। इस वेद में इंद्र के लिए कितने मंत्र हैं? 250 मंत्र हैं, जबकि अग्नि के लिए है जो 200 ऋचा यानी कि मंत्रों का रचना किया गया है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है जो कौन सा वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में ही मिलता है। इस वेद में गाय के लिए अगण्य शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कि इसको गाय को ना मारे जाने वाले जानवर का है जो, इसलिए अगण्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को अधर्वयु, अधर्वयु कहा जाता है। यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकलन है जो यजुर्वेद में देखने को मिलता है। इस वेद में बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है। बलिदान विधि का भी उल्लेख किया गया है किसमें? यजुर्वेद में। और यह गद और पद दोनों में लिखा गया है। सामवेद की बात करते हैं तो इसके ऋचाओं को पढ़ने वाले को उद्रात्री कहा गया है, उद्रात्री। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किसको? सामवेद को। साम मतलब क्या होता है? तो संस्कृत होता है, संगीत होता है। ठीक है। अब बात करते हैं अथर्ववेद की। इसी वेद में सर्वप्रथम औषधि का उल्लेख मिलता है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है अथर्ववेद में। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे अंतिम में लिखे जाने वाला वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन देखने को नहीं मिलता है। वेदों की संख्या टोटल कितनी है? तो 4 है। और वेदांग कितने हैं? तो 6 हैं। और पुराणों की संख्या 18 पुराण है। जबकि उपनिषद कितने हैं? तो 108 उपनिषद है। इन नंबर को याद रखना है। ये रेलवे एग्जाम्स या बिहार पुलिस जैसे एग्जाम के लिए ये सब क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो सारे लोग देखें। ठीक है। 13 नंबर की बात करते हैं स्मरणीय तथ्य। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख यह किसके शासक का है? तो कलिंग नरेश खारवेल का है। और ये जैन संप्रदाय को मानता था, जैन समाज से जुड़ा हुआ था। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन की है, रुद्रदामन की है जूनागढ़ अभिलेख। एहोल अभिलेख की बात करें तो यह पुलकेशिन द्वितीय का है और इसको एहोल अभिलेख लिखा किसने है? तो रवि कीर्ति ने लिखा है। मंदसौर अभिलेख कहाँ किसका है? तो नरेश यशोवर्मन का है, नरेश यशोवर्मन का। नासिक अभिलेख है गौतमी बलसरी का। गौतमी बलसरी शासक से संबंधित है नासिक अभिलेख। और भीतरी अभिलेख संबंधित है स्कंदगुप्त से। स्कंदगुप्त से संबंधित है कौन सा? तो भीतरी अभिलेख, इसको याद रखना है।
अब हम फ्रेंड्स जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर या कुशीनारा उत्तर प्रदेश में हुई थी। मल्लू की राजधानी थी कुशीनारा। इनके बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। और इनके पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम माया देवी था। बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के उपरांत 35 वर्ष की आयु में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई और यह 29 वर्ष के थे तब ये घर से निकले थे, गृह त्याग किए थे, जिस गृह त्याग की परिघटना को क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बुद्ध ने अपना पहला और सर्वाधिक उपदेश क्रमशः कहाँ कहाँ दिया? तो पहला दिया कहाँ? सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है? तो श्रावस्ती में दिया है। कौशलों की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती में। और जो पहला उपदेश दिया सारनाथ में, इसको कहा गया क्या? तो धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है, जबकि पुनर्जन्म की परिकल्पना की गई है, यानी कि मान्यता है पुनर्जन्म में। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? तो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष है जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। हालांकि यदि बच्चा कोई है जो बौद्ध संघ में प्रवेश करना चाहता है तो उसे अपने माता पिता से इजाजत लेनी होगी। कोई अगर दास है, किसी का नौकर है, तो उसको अपने मालिक से लेना पड़ेगा। कोई पत्नी है, कोई औरत है, तो उसको अपने है जो पति से है जो परमिशन लेके ही संघ में शामिल होना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। गौतम बुद्ध ने आम्रपाली को सर्वसम्मति से स्त्री रत्न घोषित किया था। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया का है। सर एडविन अर्नोल्ड ने गौतम बुद्ध को ध्यान रखना है। अब हम फ्रेंड जानते हैं कि 4 बौद्ध संगति हुई थी। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, कहाँ पे? राजगृह में। और दूसरा हुआ था द्वितीय संगति कहाँ पे? 383 ईसा पूर्व में। और कहाँ? वैशाली में। इसके पहले हम प्रथम संगति 483 ईसा पूर्व कहाँ? राजगृह में, जो अभी वर्तमान में राजगृह है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। और इसके शासनकाल किसके समय हुआ था? तो अजात शत्रु के समय। और द्वितीय संगति की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में हुआ, कहाँ पे? वैशाली में। और सवा कामी इसके अध्यक्ष थे। कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय संगति की बात करें तो 250 ईसा पूर्व में हुआ और यह पाटलिपुत्रा स्थान पर हुआ था। मोगलीपुत्र तिस्सा इसके अध्यक्ष थे और अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ संगति की बात करें तो 98 एडी में हुआ। कुंडलवन कहाँ पे? कश्मीर में। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। क्या थे? अश्वघोष, सॉरी, यहाँ पे अश्वघोष लिखना है कि अश्वघोष है जो इसके उपाध्यक्ष थे, जिसने बुद्ध चरित की रचना की। बुद्ध चरित, इसको भी ध्यान रखना है। बुद्ध चरित किसने लिखा है? तो अश्वघोष ने लिखा है। और आपको याद रखने के लिए कोडिंग है कि आरवीपीके और एके याद रखना है। सॉरी, यहाँ पे है, इधर एके और इधर एम भी। ठीक है, यहाँ पे 30 मतलब तीसरा हो गया, ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम फ्रेंड्स जैन धर्म के बारे में जानते हैं कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। तो यह ऋषभदेव थे और इन्हें वृषभदेव भी कहा जाता है। और इनका जो प्रतीक था क्या था? तो ये बैल था। और इनको आदिनाथ के भी नाम से जाना जाता है। और जैन धर्म की बात करें 22वें तीर्थंकर की, और तो ये कौन थे? अरिष्टनेमी। और 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ का जो सिंबल था, प्रतीक था, क्या था? सांप था। और 22वें तीर्थंकर थे अरिष्टनेमी, जिनका प्रतीक क्या था? तो शंख था। ठीक है, अरिष्टनेमी और ऋषभदेव दोनों का जिक्र कहाँ मिलता है? तो ये ऋग्वेद में किया गया है, इसे भी याद रखना है। टोटल तीर्थंकर कितने हुए? 24 तीर्थंकर हुए। मात्र 2 ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का ही है जो जिक्र ऋग्वेद में मिलता है। और अरिष्टनेमी को है जो कृष्ण जी के समकालीन माना गया है। ठीक है, मैंने भगवान श्री कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। ठीक है, और ये 22वें तीर्थंकर थे, इसको याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए थे।
महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी नालंदा में हुआ था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में सन्यासी जीवन को स्वीकारा तथा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान को प्राप्त किया। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। महावीर पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। कर्मवाद और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। स्यादवाद और अनेकांतवाद संबंधित किससे है? तो जैन धर्म से संबंधित है। स्यादवाद और अनेकांतवाद। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो चंपा थी। चंपा जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी, जबकि प्रथम बौद्ध भिक्षुणी कौन थी महिला में? तो थी बुद्ध भगवान की जो मौसी थी प्रजापति गौतमी थी, जो आनंद के कहने पर है जो महिलाओं को पहली बार शामिल किया गया था संघ में। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो उनके दामाद जामिल। उनके दामाद कौन थे? जामिल। और इनकी बेटी का नाम क्या था? तो अनुजा या प्रियदर्शनी। बात करते हैं जैन संगतियां की। तो जैन संगति टोटल कितने हुए? 2 हुए। पहला जैन संगति हुआ 300 ईसा पूर्व में। कहां पे? पाटलिपुत्र। और इसके अध्यक्ष रहे स्थूलभद्र। और द्वितीय जो संगति हुई 512 ईस्वी में एडी में हुआ और ये बीसी में हुआ। और इस कौन से स्थल पे? बल्लवी गुजरात में। कहां पे? बल्लवी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा सरवन। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना किया था। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज्य को मगध में मिलाया था? तो ब्रह्मदत्त को। और ब्रह्मदत्त कौन था? तो ये जयद्रथ वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना है। इसने मगध की राजधानी राजगृह को बनाया था। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा था। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र कौन किया? अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या किया था उसका पुत्र उदयन ने। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा गया है। अजातशत्रु को कुनिक उपनाम से जाना जाता था। कुनिक, अजातशत्रु को कुनिक कहा गया है। इसने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र किसने किया? उदयन ने। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु शुरू में जैन धर्म और फिर बाद में है जो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थापित किया। कालाशोक ने अपनी राजधानी को वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा पुनः स्थापित किया। देखिए, पहली राजधानी कहाँ थी? राजगीर थी। राजगीर से उदयन ने कहाँ ले गया? पाटलिग्राम ले गया। उसके बाद शिशुनाग ने क्या किया कि पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया, और वैशाली से फिर कालाशोक ने क्या किया कि वैशाली से फिर पाटलिपुत्रा ले आया। और कालाशोक के काक वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, काले कौवा जैसा रंग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन था? तो कालाशोक था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा था नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मानंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना किया था। और राजगद्दी पे कब बैठा था अशोक? ये चंद्रगुप्त मौर्य तो 321 बीसी में। और 326 बीसी में सिकंदर ने है जो भारत पर आक्रमण किया। उस समय भारत का राजा कौन था? तो नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। अब हम चर्चा करते हैं मौर्य वंश की। तो मौर्य वंश की स्थापना किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 बीसी में। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? तो सेंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रिसल शब्द का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? तो प्रधानमंत्री था। और चाणक्य की सहायता से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश के राजा घनानंद को हराया था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध किससे है? तो राजनीति से है, अर्थशास्त्र से नहीं है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है। और बार बार एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न है जो पूछे जाते हैं, तो अर्थशास्त्र गलत हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और इंडिका पुस्तक की रचना किया था मेगास्थनीज ने। और मेगास्थनीज ने उस समय के जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति थी उसको है जो इसमें जिक्र किया है। और उसमें बताया है कि 6 समिति उस समय होती थी
जो है जो शासन प्रशासन चलाती थी, और 6 समिति है जो इसमें हर एक में 5 सदस्य होते थे, तो टोटल 30 सदस्य मिलकर के है जो शासन शहरी शासन चलाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और संलेखना पद्धति के द्वारा, एक जैन धर्म में उपवास की पद्धति होती है संलेखना, जिसके द्वारा सरवन बेलगोला कर्नाटक में जाकर के यह है जो उपवास के द्वारा संलेखना पद्धति के द्वारा है जो अपना प्राण त्याग दिए। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन बना? उसका बेटा बिंदुसार बना। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते हैं। इसे वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है और जैन धर्म में इसे सिंहसेन कहा गया है, सिंहसेन। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता कौन बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक हुआ, अशोक। 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा, और कब तक बैठा? 232 बीसी तक। 261 बीसी में इसने है जो कलिंग का युद्ध लड़ा था। अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का राज्यपाल था। जब राज्याभिषेक हो रहा था तो वह अवंती का राज्यपाल था। इसके पहले वह तहसीला में भी गया था, है जो वहां पे दंगा हो गया तो उसको है जो शांत कराने गया था। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख में इसका नाम है जो अशोक मिलता है। भाबरू अभिलेख की बात करें तो इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मगध का सम्राट अशोक ने स्वयं को किस अभिलेख में बताया है? तो ये भाबरू अभिलेख में। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में कहाँ गए? बोध गया। और 20वें वर्ष में गया कहाँ गए? तो लुम्बनी गए। और लुम्बनी जाकर के उसने है जो टैक्स को घटाया था, जो कृषि कर लगाया गया था। इसका अभिलेख मिलता है जिक्र कहाँ पे? तो रोमिंदई अभिलेख में। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। जो आज का कलिंग है, उस समय का कलिंग था, वो आज का ओडिशा है, ओडिशा क्षेत्र है। और कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ थी? तो ये तोसली। इसने उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। इसका सबसे लंबा और सबसे छोटा अभिलेख क्रमशः कौन सा है? 7वां और रोमिंदई है। रोमिंदई सबसे छोटा है, जबकि सबसे लंबा अभिलेख 7वां अभिलेख है। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया, जिसमें सामान्यतः ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक तथा अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ब्राह्मी है जो बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है, जबकि खरोष्ठी क्या है? तो ये दाएं से बाएं, ठीक है। और ग्रीक और अरामाइक है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है जो ज्यादातर लिखे मिलते हैं। और खरोष्ठी भी है जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पाकिस्तान क्षेत्र में और अफगानिस्तान क्षेत्र में, जबकि ब्राह्मी है जो उत्तरी भारत और भारत के क्षेत्रों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। वहीं छठे शिलालेख में आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल की भी शिक्षा दी गई है। छठे अभिलेख में मौर्य वंश ने लगभग कितने वर्षों तक? 137 वर्षों तक है जो शासन किया। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 137 वर्षों तक मौर्य वंश ने लगभग शासन किया है। अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं महाजनपद और उसकी राजधानी। तो जानते हैं कि 16 महाजनपद बना। पहले कबीला बना, उसके बाद जन से जनपद बना, जनपद से के बाद जैसे कबीला बना, ठीक है। कबीला के बाद क्या बना? जन बना। जन के बाद क्या बना? जनपद बना। और जनपद के बाद फिर महाजनपद का यह रूप बन गया, ठीक है। और टोटल महाजनपद कितने हुए? तो 16 हुए। उसी में 16 महाजनपद की राजधानी देखते हैं। तो मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ? तो गिरिब्रज राजगिर था, जो अभी वर्तमान में राजगिर है। जबकि अंग जो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र में है वह चंपा इसकी राजधानी। और बज्जी राजधानी कहाँ? वैशाली की। तो तीन है जो बिहार में ऐसे महाजनपद पाए गए। काशी की राजधानी बात करते हैं तो वाराणसी। वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास। और कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली के पास। और कंबोज राजपुर और हाटक जो है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास। अस्मक की राजधानी पोटली। अस्मक की राजधानी कहाँ? पोटली या पाटन इसको बोलते हैं, ठीक है, पाटली या पोटली, ठीक है। और ये साउथ इंडिया का सबसे एकमात्र जो ये महाजनपद था, ये अस्मक था। कौशल की राजधानी कहाँ? श्रावस्ती जो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में है। अवंती की राजधानी कहाँ? उज्जैन मध्य प्रदेश। और मल की राजधानी कहाँ? कुशीनगर, यहीं पे है जो कुशीनारा, जहाँ पे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। पंचाल की राजधानी एक पहला अहिछत्र है और दूसरा कहाँ? काम्पिल्य है। चेदी की बात कर रहे हैं, चेदी की राजधानी कहाँ? तो सुक्तिमती है, सुक्तिमती। और मत्स्य की राजधानी विराटनगर है।
सुरसेन की बात करते हैं तो इसकी राजधानी मथुरा है और गांधार की राजधानी है तक्षशिला। गांधार की राजधानी कहाँ? तक्षशिला। सुरसेन की मथुरा। अब हम फ्रेंड्स कुषाण वंश की बात करते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा था कनिष्क और इसकी प्रारंभिक राजधानी तो शुरुआती राजधानी थी पुरुषपुर या पेशावर जो पाकिस्तान में है, और द्वितीय राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। 78 एडी में, ठीक है, 78 एडी में शक संवत की शुरुआत की कनिष्क ने, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा भी किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे, जिसने चरक संहिता की रचना किया। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? अश्वघोष ने, जो कि कनिष्क के दरबार में रहते थे। गांधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास है जो कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट की का प्रारंभ है जो किसके द्वारा कराया था? गया था कनिष्क ने ही कराया था। जानते हैं कि सिल्क रूट कहाँ से चला था? तो ये चीन से चल करके रोमन एम्पायर तक गया था, और यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब सिंध के क्षेत्र में है जो इसका कनिष्क का राजकाल था। बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगति कहाँ? तो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था, और इस समय से महायान जो पहले हीनयान और जो धर्म चला आ रहा था हीनयान संप्रदाय, वो हीनयान और महायान दो बुद्ध धर्म है जो बट गया। हीनयान और महायान। हीनयान है जो पुरानी परंपरा को ही आगे बढ़ाना चाहती थी और कोई भी परिवर्तन नहीं चाहती थी, जबकि महायान क्या कहता था कि महायान चाहता था कि है जो हम आगे है जो बुद्ध के विचारों को आगे और भी है जो सुधार करें, उसमें है जो कुछ बढ़ा चढ़ा के लिखे पेश करे। ठीक है, उसी कारण है जो महायान में गौतम बुद्ध को पहले एक धार्मिक नेता के रूप में माना जाता था, लेकिन बाद में इनको है जो फिर एक भगवान का है जो मूर्ति बना करके है जो पूजा किया जाने लगा। ठीक है, और इसका जो गांधार शैली और मथुरा शैली के अंतर्गत इनका है जो मूर्ति कला का विकास होने लगा। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का है जो निर्माण हुआ था, जब ये महायान वंश का सपोर्ट किया। महायान संप्रदाय का, सॉरी, बुद्ध धर्म के ही अंदर है। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किसका हुआ? तो वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर का हुआ है। ठीक है, कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। कुषाणों ने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। देखिए यहाँ पे आपको एक ट्रिक है कि कुषाणों ने सोने के यदि पूछ ले सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी कौन किया? तो कुषाण। और सर्वाधिक सिक्के कौन जारी किया? तो गुप्ता। ठीक है, यदि सर्वाधिक सिक्के बात करें, सिर्फ सिक्के बात करें तो गुप्ता, और शुद्ध सिक्के की बात करें तो कुषाण। आगे बात करते हैं कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। आप जानते हैं जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ कहाँ पे? कुंडलवन कश्मीर में। इसमें है जो बौद्ध धर्म है जो दो भागों में बटा था, एक हीनयान और एक महायान। एक हीनयान और एक महायान बटा हुआ था। कनिष्क की मृत्यु कभी? तो 102 ईस्वी में हुई थी। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वासुदेव था कुषाण वंश का अंतिम शासक। अब बात करते हैं शुंग वंश की। तो शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग, और यह ब्राह्मण था। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो विदिशा, जो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार है जो अश्वमेघ यज्ञ कराया था। कितनी बार? तो 2 बार पुष्यमित्र शुंग ने। महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में ही रहते थे। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। तो महाभाष्य की रचना पूछ देगा कौन किसने किया? तो ये पतंजलि ने किया, जबकि पाणिनि ने अष्टाध्यायी की रचना की है। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने कराया। जो भरहुत स्तूप है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। उसका निर्माण किसने किया? पुष्यमित्र शुंग ने किया। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति था, देवभूति। बात करते हैं चेदी वंश की। तो चेदी राजवंश का उदय हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होती है, और ये कहाँ पे है? तो ये ओडिशा में है। जानते हैं चेदी राजवंश वहां पे था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? खारवेल था। खारवेल। और खारवेल आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि खारवेल है जो किस राजवंश से था? तो ये चेदी राजवंश से था। और यह खारवेल जो जैन धर्म का अनुयायी था, फॉलोअर था किसका? जैन धर्म का। खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था। किसके लिए? उदयगिरी की पहाड़ियों में। उदयगिरी की पहाड़ी कहाँ है? ओडिशा में है। और हाथी गुम्फा विलेख भी कहाँ है? तो ओडिशा में ही है। तो खारवेल ने जैन मुनियों के लिए उदयगिरी की पहाड़ी में गुफा का निर्माण कराया था।
अब हम फ्रेंड्स बात करते हैं सातवाहन वंश की। तो सातवाहन वंश की स्थापना किया था किसने? सिमुक ने किया था, 60 ईसा पूर्व में किया था। सातवाहन शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो प्रतिष्ठान थी, प्रतिष्ठान। सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार थे हाल और गुणाढ्य। गुणाढ्य सातवाहन शासकों के समय के प्रसिद्ध साहित्यकार हाल एवं गुणाढ्य थे। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी पलट के पूछ सकता है कि हाल और गुणाढ्य जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे वो किस वंश के समय थे? तो ये सातवाहन वंश के समय। हाल हाल ने गाथा सप्तशती, गाथा जिसे गाथा सप्तशती भी कहा गया, इसकी रचना किया हाल ने। गाथा सप्तशती सप्तशती की रचना किया। और गुणाढ्य ने रचना किया है बृहत कथा कोश नामक पुस्तक की। गुणाढ्य ने क्या किया है? बृहत कथा कोश। और हाल ने गाथा सप्तशती की रचना की है। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत किसने किया? तो सातवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया था। ब्राह्मणों, ठीक है, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने किया, सर्वप्रथम किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। और इसके बाद है जो गुप्ता डायनेस्टिक आते आते धीरे धीरे ब्राह्मणों के पास बहुत सारा जमीन इकट्ठा हो गया, जिस कारण से वो है जो राजा के साथ है जो बार्गेनिंग भी करना स्टार्ट हो गया, जिस कारण से बाद के वर्षों में देखा गया कि गुप्त वंश का यह पतन का प्रमुख कारण भी रहा था। और कई एग्जामों में इससे पूछा जाता है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? तो प्राकृत। और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी थी। लिपि ब्राह्मी और प्राकृत इसकी भाषा थी, राजकीय भाषा। ठीक है। सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां क्या है? तो कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास। यह सातवाहन शासक की महत्वपूर्ण स्थापत्य कृतियां है, कार्ले का चैत्य और अमरावती कला का विकास। देखिए, चैत्य और बिहार में अंतर क्या होता है? चैत्य में क्या होता है कि पूजा किया जाता है, यानी बुद्ध भगवान की जो मूर्ति होती है उसको है जो उसके बारे में वर्शिप किया जाता है, पूजा किया जाता है वहां पे। और जो विहार होता है उसमें है जो बौद्ध भिक्षु है जो यहाँ पे है जो निवास करते हैं। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। सातकर्णी एवं अन्य सभी सातवाहन शासक क्या कहते थे? तो ये दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर मछली, शंख और जहाज का भी चित्र अंकित देखने को मिलता है। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजया सतकर्णी था। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विजया सतकर्णी था। अब हम फ्रेंड्स आगे देखते हैं हिंद यूनानी शासक के बारे में। हिंद यूनानी शासक यानी कि इंडो ग्रीक रूलर्स में सबसे अधिक विख्यात कौन था? तो मिनांडर था, मिनांडर। मिनांडर ने नागसेन यानी कि नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और इसे मिनांडर के प्रश्न और नागासेन द्वारा दिए गए उत्तर मिलिंद पन्हो ग्रंथ में है जो संग्रहित किया गया है। भारत में सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए। तो भारत में सबसे पहले इंडो ग्रीक ने ही सोने के सिक्के जारी किए थे। और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के सबसे ज्यादा है जो कुषाणों ने किए। और सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने किए? गुप्ता ने जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक था रुद्रदामन प्रथम। तो शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन प्रथम। इसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया यानी कि विकास किया। रुद्रदामन प्रथम सबसे पहले संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख गिरनार अभिलेख जारी किया। तो आपसे डायरेक्ट कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि गिरनार अभिलेख किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है जो शक राजा था। और यह सबसे पहले कौन सी भाषा में यह लिखा गया? तो संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख लिखा गया। भारत में शक राजा अपने को क्या कहता था? तो क्षत्रप कहता था। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। अब हम देखते हैं गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि भी धारण की थी और गुप्त संवत की शुरुआत भी की थी। किसने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी बना था समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन तथा कविराज भी कहा गया है। और भारत का नेपोलियन कहा किसने है? तो V.A. स्मिथ ने कहा है। ठीक है। और समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि भी धारण की थी। इसके दरबार में प्रसिद्ध कवि हरिश्चंद रहते थे। और हरिश्चंद ने ही है जो प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद में है, प्रयाग प्रशस्ति, उसमें है जो समुद्रगुप्त के विजयों की बखान की है। और यह कौन सी शैली में है? यह चंपू शैली में किया गया है। और यह एक छोटा सा अभिलेख है, स्मॉल अभिलेख है। ठीक है, ये भी याद रखना है। और यह है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है।
समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय अर्थात चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बना। इसके शासनकाल में फाहियान भारत आया था। इसके दरबार में कालिदास, धन्वंतरी, वराहमिहिर जैसे विद्वान रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो कुमारगुप्त हुआ। सबसे अधिक अभिलेख जो 18 कुमारगुप्त फर्स्ट के ही मिले हैं। सबसे अधिक अभिलेख 18 अभिलेख मिले हैं किसका? कुमारगुप्त प्रथम के। इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। प्रसिद्ध सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया था किसने? स्कंदगुप्त ने। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने। और इसका है जो गिरनार अभिलेख में जिक्र मिलता है। गुप्त काल में भू राजस्व यानी कि लैंड रेवेन्यू कुल उत्पादन का कितना था? तो 1/4 भाग से लेकर के 1/6 भाग था। इस काल में उज्जैन सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म के अनुयायी था। तो गुप्त सम्राट किसका अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का। विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। तो विष्णु का वाहन गरुड़ गुप्त शासकों का क्या था? राजकीय चिन्ह। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो गरुड़ था, जो विष्णु का वाहन था। गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा क्या थी? तो संस्कृत थी, संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता है। रुपयका। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को रुपयका कहा जाता था। मंदिर बनने की कला का जन्म गुप्त काल में ही हुआ था। गुप्त काल को और जो सिंधु घाटी सभ्यता था उसमें है जो मंदिर बनने का कोई भी प्रमाण नहीं मिला है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा है किसने? तो स्मिथ ने कहा है। और अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त था, जो अंतिम गुप्त शासक था। बाकाटक राजवंश की बात करते हैं। बाकाटक वंश की स्थापना हुई थी 255 ईस्वी में बिंद शक्ति के द्वारा। किसके द्वारा? बिंद शक्ति के द्वारा। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी कौन था? तो प्रवर सेन प्रथम था। बिंद शक्ति का उत्तराधिकारी कौन हुआ? प्रवर सेन प्रथम हुआ। प्रवर सेन बाकाटक वंश का अकेला शासक था जो सम्राट की उपाधि धारण किया था, सम्राट की उपाधि। इन्होंने 4 अश्वमेघ यज्ञ भी कराया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से कराया था। पृथ्वीसेन द्वितीय बाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। कौन? पृथ्वीसेन द्वितीय। अब हम जानते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में। और ये क्वेश्चन है जो डायरेक्ट है, जो पिछले बीपीएससी जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा भी गया है कि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति। बहुत सारे ने प्रभाकर वर्धन है जो टिक मारा था, लेकिन ऐसा गलत हो जाएगा क्योंकि पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यभूति। और इनकी राजधानी कहां? थानेश्वर, जो हरियाणा के पास है। ठीक है, हरियाणा में है। इस वंश को प्रभावशाली शासक है जो कौन था? इस वंश का जो प्रभावशाली शासक था वो था प्रभाकर वर्धन था। इन्होंने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी कौन था? तो राज्यवर्धन हुआ। प्रभाकर वर्धन का उत्तराधिकारी कौन बना? राज्यवर्धन। राजवर्धन की हत्या गौड़ शासक शशांक ने किया। राजवर्धन की हत्या किसने किया? गौड़ शासक शशांक ने। और शशांक ने ही है जो बोधि वृक्ष, जो पीपल का पेड़ था, उसको है जो कटवाया था। राजवर्धन का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो हर्षवर्धन हुआ, राजवर्धन का उत्तराधिकारी। हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। और हर्षवर्धन का पीरियड क्या था? तो 606 से लेकर 647 तक। और इसी समय आया था कौन? ह्वेनसांग आया था, जो 429 से लेकर 445 तक है जो भारत में रहा था। कौन? ह्वेनसांग। और ह्वेनसांग की जो पुस्तक है वो CU की है। ठीक है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ था। जैसे ही जो हर्षवर्धन यहाँ से नॉर्थ इंडिया के, जब हर्षवर्धन युद्ध जीतते हुए आगे बढ़ रहा था दक्कन की ओर, तब वहां पे पुलकेशिन द्वितीय ने उसे नर्मदा नदी के तट पे हराया था और विजय गाथा को रोक दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में ही भारत आया था। हर्षवर्धन के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र बना था। किसका? तो महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र बना था। अजानते हैं कि कनिष्क ने इसे स्टार्ट किया था। हर्ष के दरबारी कवि कौन थे? तो बाणभट्ट थे, बाणभट्ट। बाणभट्ट ने हर्षचरित और कादम्बरी की रचना की है। तो हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसके द्वारा किया गया? बाणभट्ट के द्वारा। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, यह 3 संस्कृत नाटक की रचना किसने किया है? तो हर्षवर्धन ने किया है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था।
हर्षवर्धन के समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। पल्लव वंश की बात करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांचीपुरम में थी। सिंह विष्णु ने मामल्लापुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण कराया था। तो आदि वराह मंदिर कहाँ है? तो मामल्लापुरम है। और यह कौन किसने है जो स्थापना कराया था? तो ये सिंह विष्णु ने। और सिंह विष्णु पल्लव वंश का शासक था। और इस वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। कहाँ? तमिलनाडु में। किरात अर्जुनियम के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किरात अर्जुनियम किसने लिखा है? तो भारवी ने लिखा है। ठीक है। और यह सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे, पल्लव वंश के थे। मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन प्रथम ने किया था। मत विलास प्रहसन की रचना किसने किया? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। महाबलीपुरम के एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था किसने? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम तमिलनाडु में एक एकाश्म रथ मंदिर का निर्माण कराया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने। और नरसिंह वर्मन प्रथम ने बतापी कुंड व महामल्ल की उपाधि भी धारण की थी। तो बतापी कुंड और महामल्ल की उपाधि किसने धारण की थी? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था। कांची स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था किसने? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कैलाशनाथ मंदिर जो कांची में है उसका निर्माण कराया था। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। कैलाशनाथ मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। प्रसिद्ध पुस्तक 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन है? तो दंडी है। वो दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के ही दरबार में रहते थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण नंदी वर्मन द्वितीय ने कराया था। चोल वंश की बात करते हैं। तो चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो विजयालय थे। विजयालय। इस वंश की राजधानी थी तंजावुर। तंजावुर या तंजौर भी कहते हैं इसको। इस वंश के शासक राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। किसने? तो राजराज प्रथम ने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया था। इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ था राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में। और राजेंद्र प्रथम ने ही गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। तो गंगईकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? तो राजेंद्र प्रथम ने। आपसे पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे? तो ईशान शिव। ईशान शिव राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। इस वंश की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो स्थानीय स्वशासन यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज व्यवस्था जैसा। ठीक है। प्रसिद्ध नटराजन मूर्ति का संबंध कौन वंश से है? तो यही चोल वंश से है। ठीक है। प्रसिद्ध नटराज मूर्ति का संबंध किससे है? तो चोल वंश से है। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी तथा वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की थी। चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी किसने? तो जयकेश प्रथम ने, जो कदम के शासक थे, कदम के रूलर थे। कौन? जयकेश प्रथम। और यह चोल और पश्चिमी चालुक्य के बीच शांति स्थापित करने के लिए मध्यस्थता की यानी कि मीडिएट की थी। राजराज प्रथम ने तंजौर या थंजावुर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया था। तो यह मंदिर कौन सा था? शिव भगवान की चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को क्या कहते हैं? पेरुंद्रम। एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को सेरुंद्रम कहा जाता था। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलमों या 6 प्रांतों में है जो बटा हुआ था। चोल काल में भूमि कर उपज का कितना हुआ करता था? तो 1/3 भाग हुआ करता था, 1/3। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। ब्राह्मणों को जो दी गई करमुक्त भूमि को क्या कहा जाता? चतुर्वेदी मंगलम। चोल काल में कलंजू कल कनल कन सॉरी कलंजू सोने के सिक्के थे। चोल काल में कलंजू सोने के सिक्के थे। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तमिल साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है किसको? तो कम्बन, ओटक्कुकुट्टन और पुगलेंदी। तो तमिल साहित्य का त्रिरत्न क्या है? कम्बन, ओटकुट्टन और पुगलेंदी। और बात करते हैं कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है किसको? तो पंपा, पोन्ना और रन्ना को। पंपा, पोन्ना और रन्ना को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। विष्णु के उपासक अलवार
और शिव के उपासक है जो नयनार संत कहलाते थे। आपको कैसे याद रखना है कि शिव जी के 3 नयन होते हैं, तो नयनार, और विष्णु के उपासक अलवार। और ये सीडीएस एग्जाम में है जो दोनों क्वेश्चन है जो पूछा गया है। अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। इसके संस्थापक थे कौन? दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। और राजधानी कहा? मान्यखेत, मान्यखेत। इस वंश के प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघवर्ष, अमोघवर्ष। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने किया था। ठीक है, किसने? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। त्रिपक्षीय संघर्ष यानी कि ट्राइलेटरल स्ट्रगल में इस वंश के शासक ध्रुव ने, यानी राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने कनौज पर अधिकार करने हेतु पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। ठीक है, तो इसमें कौन विजयी हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश विजयी हुआ था। और याद रखना है कि 3 जो ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था किसके बीच? तो राष्ट्रकूट, उसके बाद पाल और प्रतिहार वंश। ठीक है, तीनों वंश का नाम याद रखना है, पूछा जाता है क्वेश्चन। प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार की रचना किया था किसने? अमोघवर्ष ने है जो कविराज मार की रचना किया। और यह कन्नड़ पुस्तक है, कर्नाटक की पुस्तक है। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघ वृत्ति के लेखक सत्यायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, ये भी ध्यान रखना है। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया था। राष्ट्रकूट शासक इंद्र तृतीय के शासन काल में। और ये काफी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। अब हम फ्रेंड्स प्रमुख लेखक और उसकी रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो मिताक्षरा का लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। और ऐसे काफी इंपॉर्टेंट ये सारे पुस्तक है और उसकी रचनाएं। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। विक्रमांक देव चरित, इसके लेखक कौन है? बिल्हन है, बिल्हन। आदि पुराण के लेखक जिनसेन, आदि पुराण के लेखक कौन? जिनसेन। और गणित सार संग्रह के लेखक महावीर आचार्य थे, महावीर आचार्य। अमोघ वृत्ति के लेखक सक्तायना। और देवी चंद्र गुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त। देवी चंद्र गुप्त के लेखक कौन है? विशाख दत्त। स्वप्न बासवदत्तम के लेखक कौन है? तो इसके रचनाकार हैं भास हैं। मालविक अग्निमित्रम के कौन है रचनाकार? कालिदास हैं। जबकि काव्य मीमांसा किसके द्वारा लिखा गया? राजशेखर के द्वारा, राजशेखर। हरविलास राजशेखर, भुवन कोश राजशेखर। तो राजशेखर की 3 रचनाएं हैं, काव्य मीमांसा, हरविलास, भुवन कोश है। और राज तरंगिणी की रचना किसने किया? कल्हण ने किया। 12वीं सेंचुरी की यह बुक है। और इसमें है जो राजाओं के बारे में, कश्मीर के राजाओं के बारे में है जो वर्णन किया गया है। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। पवन दूत के लेखक कौन है? धोई हैं। और ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक हल्लायुध है। ब्राह्मण सर्वस्व के लेखक कौन है? हल्लायुध। पवन दूत के लेखक धोई है। यादव वंश की स्थापना किसने किया? भिल्लम पंचम ने किया था। भिल्लम पंचम ने यादव वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो देवगिरी थी, देवगिरी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो सिंधन था, सिंधन सबसे प्रतापी राजा था यादव वंश की। और संगीत शास्त्री सारंग देव राजा सिंधन के दरबारी थे। राजा सिंधन के दरबारी थे कौन? संगीत शास्त्री सारंग देव। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक था रामचंद्र। और ये क्वेश्चन ही पूछा गया था कि देवगिरी के शासक कौन थे? अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर, जिसे दीन हजारी भी कहा गया और एक ये ट्रांसजेंडर था, इसके सामने आत्मसमर्पण किया था। किसने? रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने किया था। मयूर शर्मन ने कदम वंश की स्थापना की। और इसकी राजधानी कहाँ थी? बनवासी। बनवासी है जो कदम वंश की राजधानी थी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वज्रहस्त पंचम गंग वंश का संस्थापक था। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो माधव प्रथम था। जो दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक था माधव प्रथम। चालुक्य वंश के बारे में देखते हैं। चालुक्य वंश बतापी की स्थापना किसने किया? जयसिंह ने किया था। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो बतापी थी। इस वंश के सबसे प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय था, जिसने है जो नर्मदा नदी पे हराया था किसको? हर्षवर्धन को।
इसने हर्षवर्धन को हरा करके परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो पुलकेशिन द्वितीय से है। और इसको लिखा किसने है? तो ये रवि कीर्ति के द्वारा लिखा गया है। ऐहोल को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। ऐहोल को क्या कहा जाता है? मंदिरों का शहर, सिटी ऑफ टेम्पल्स। पुलकेशिन द्वितीय ने जैन मत अनुयायी रवि कीर्ति से ऐहोल अभिलेख लिखवाया था, जिसकी भाषा क्या थी? तो संस्कृत, और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। पुलकेशिन द्वितीय को पल्लववंशी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में हराया था। आपको यह ध्यान रखना है कि हर्षवर्धन को किसने हराया? हर्षवर्धन को हराया था किसने? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। और पुलकेशिन द्वितीय को किसने हराया? तो पल्लवी शासक कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम ने हराया। इस विजय के उपरांत नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोड की उपाधि धारण की थी। विनय आदित्य मालवा को जीतने के उपरांत सकल उत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। किसने? विनय आदित्य ने मालवा को जीतने के बाद सकल उत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य द्वितीय था। दक्कन में अरबों के आक्रमण के समय चालुक्य वंशी शासक विक्रमादित्य टू था। विक्रमादित्य टू की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। विक्रमादित्य द्वितीय की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटदक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। और ये किसका था? ये शंकर जी का है, शिव भगवान का यहाँ पे पूजा होता है। विक्रमादित्य द्वितीय की दूसरी पत्नी त्रैलोक के देवी त्रिलोकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण कराई थी। इस वंश का अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन द्वितीय इस वंश का अंतिम राजा था। चालुक्य वंश कल्याणी की बात करें तो इसकी स्थापना किया था तैलप द्वितीय ने। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो मानेखेत इसकी राजधानी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था विक्रमादित्य सिक्स था। विल्हन और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में ही रहते थे। कौन? विल्हन और विज्ञानेश्वर। विक्रमांक देव चरित की रचना किसने किया? तो विल्हन ने किया। इस ग्रंथ में विक्रमादित्य सिक्स के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। मिताक्षरा नामक ग्रंथ की रचना किया है किसने? विज्ञानेश्वर ने किया है। और बीपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। चालुक्य वंश बेंगी की स्थापना किसने किया? विष्णुवर्धन ने किया। और इसकी राजधानी कहाँ है? तो बेंगी आंध्र प्रदेश में है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विजयादित्य थर्ड था। अब बात करते हैं पाल वंश की। तो पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल। और इस वंश की राजधानी कहाँ? तो मुंगेर बिहार थी। प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? गोपाल ने किया था। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराया। इस वंश के शासक देवपाल ने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया था। देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिया था। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। आगे देखते हैं सेन वंश के बारे में। तो सेन वंश की स्थापना किसने किया? सामंत सेन ने किया। और राजधानी था नदिया लखनौती, जो पश्चिम बंगाल में है। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो विजय सेन था। दान सागर और अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? बल्लाल सेन ने किया। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि दान सागर और अद्भुत सागर की ग्रंथ की रचना किसने किया? तो बल्लाल सेन ने किया। जयदेव, धोई और हल्ला युद्ध लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। और जयदेव ने किसकी रचना किया है? तो गीत गोविंद की रचना किया है जयदेव ने। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। यह भी ध्यान रखना है कि लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। देवपाड़ा में प्रदुम्मनेश्वर मंदिर की स्थापना किसने किया? तो विजय सेन ने किया। देवपाड़ा में प्रदुम्मनेश्वर मंदिर की स्थापना विजय सेन ने किया। यह प्रथम राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। कौन? तो ये सेन वंश है जो पहला ऐसा राजवंश है जो अपना अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। बात करते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कारकोट वंश की स्थापना दुर्लभ वर्धन ने किया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने दुर्लभ वर्धन के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा भी की थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो ललित आदित्य मुक्तापीड। कश्मीर का मार्तंड मंदिर, तो मार्तंड मंदिर कहाँ है? कश्मीर में। इसका निर्माण ललितादित्य मुक्तापीड के द्वारा करवाया गया था। उत्पल वंश की स्थापना है जो अवंती वर्मन ने किया था। उत्पल वंश की स्थापना, उत्पल का मतलब ओडिशा होता है। इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। और लोहार वंश के बारे में पूछेगा तो उत्पल वंश कहाँ का है? ये कश्मीर का ही है।
और लोहार वंश भी कश्मीर का है। लोहार वंश का संस्थापक था संग्राम राज, और एक क्वेश्चन पूछा भी गया है। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। राज तरंगिणी के लेखक हैं कलहन, जिन्होंने ये हर्ष के दरबारी कवि थे। ठीक है। और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयसिंह था। इस वंश का अंतिम शासक था जयसिंह। ठीक है। और इसमें है जो कलहन ने राज तरंगिणी में कश्मीर के राजाओं के बारे में है जो लिखा है। अब हम देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। प्रतिहार वंश का प्रतापी शासक था मिहिर भोज। मिहिर भोज अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। कनौज में बनाई थी। कहाँ? किसने बनाई थी? मिहिर भोज अपनी राजधानी कहाँ? कनौज में बनाई थी। किसकी? गुर्जर प्रतिहार की। इन्होंने आदि वराह का उपाधि धारण किया था। आदि वराह का किसने? तो मिहिर भोज ने। संस्कृत कवि राजशेखर महेंद्र पाल के दरबारी कवि एवं राजगुरु भी थे। कौन? राजशेखर। और गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा था यशपाल। राजशेखर की प्रमुख रचना के बारे में जानते हैं। तो कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, हर विलास, भुवन कोश इत्यादि राजशेखर की रचना है। गढ़वाल या राठौड़ वंश की बात करते हैं तो इसका संस्थापक था चंद्रदेव। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी थी, बनारस में। इस वंश का प्रतापी शासक था गोविंद चंद्र। कौन था? गोविंद चंद्र था। और कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार लक्ष्मीधर गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो लक्ष्मीधर है, ये याद रखना है। और किसके दरबारी कवि थे? दरबारी मंत्री थे। तो गोविंद चंद्र के दरबारी मंत्री थे। इस वंश का अंतिम शासक था जयचंद की हत्या किसने किया? मोहम्मद गोरी ने 1194 के चंदावर युद्ध में किया था। और मोहम्मद गोरी ने इसके पहले 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध लड़े थे। पहले युद्ध में है जो तराइन के, इसमें पृथ्वीराज चौहान से हार गया। और उसके बाद है जो दूसरे युद्ध में 1192 में है जो मोहम्मद गोरी है जो पृथ्वीराज चौहान को बुरी तरह से पराजित किया। आगे देखते हैं चौहान वंश के बारे में। तो चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। और इस वंश की प्रारंभिक राजधानी थी अहिछत्र। कहाँ? अहिछत्र। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था विग्रह राज चतुर्थ बिसलदेव। इन्होंने हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किया था। ठीक है, यह भी ध्यान रखना है। विग्रह राज चतुर्थ के राजकवि कौन थे? तो सोमदेव थे, सोमदेव। इन्होंने ललित विग्रह राज नामक नाटक लिखा। ललित विग्रह राज नामक नाटक किसने लिखा? तो सोमदेव ने लिखा। विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक क्या था? एक विद्यालय था। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा कि विग्रह राज चतुर्थ द्वारा निर्मित 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद एक पहले विद्यालय था, जिसे बाद में है जो 2.5 दिन का झोपड़ा है जो अकबर के द्वारा है जो इसको बनाया गया था। इस वंश का अंतिम शासक था पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज रासो की रचना कर चंद्रबरदाई। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? तो चंद्रबरदाई ने लिखा है। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था। पृथ्वीराज चौहान का है जो राजकवि था। पृथ्वीराज तृतीय जिसे चौहान भी बोलते हैं, यह इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। राय पिथौरा भी कहा जाता है। पूछ सकता है क्वेश्चन कि राय पिथौरा की उपाधि किसी को दी गई? तो पृथ्वीराज चौहान को। पृथ्वीराज विजय की रचना किसने किया? तो जैनक ने किया। जैनक ने पृथ्वीराज विजय की रचना किया। परमार वंश की बात करते हैं तो परमार वंश का संस्थापक था उपेंद्र राज। इसकी राजधानी कहाँ थी? तो धारा नगरी थी। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित किया गया था शासक कौन? राजा भोज। राजा भोज ने चिकित्सा, गणित और व्याकरण पर अनेक ग्रंथों की रचना किया था। और यही राजा था जिसके नाम पे कहा गया था कहावत, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। और भोजताल है जो, यदि भोपाल में जाएंगे तो भोजताल वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, भोजताल। अब बात करते हैं सोलंकी वंश की। तो सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम था सोलंकी वंश का संस्थापक। और राजधानी कहाँ था? अनहिलबाड़ था। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। भीम प्रथम जो सोलंकी वंश का था, इसी के शासनकाल में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम के सामंत बिमल ने किया था। दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है कहाँ पे? माउंट आबू राजस्थान में है। माउंट आबू राजस्थान में है। इसका निर्माण किसने कराया था? तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने कराया था। दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण भीम प्रथम
के सामंत किसने? बिमल ने कराया था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था जय सिंह सिद्धराज। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। कौन? हेमचंद। और ये जैन विद्वान थे। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो सोलंकी राजाओं के शासनकाल में ही मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया। सोलंकी वंश का अंतिम शासक था भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय है जो सोलंकी वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते हैं चंदेल वंश की। तो चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक और इसकी राजधानी कहाँ थी? खजुराहो, मध्य प्रदेश। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र और सबसे प्रतापी राजा था यशोवर्मन। यशोवर्मन। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। किसने? विद्याधर ने। और यह एक चंदेल शासक था। चंदेल वंश का अंतिम शासक था परमर्दी देव। परमर्दी देव है जो चंदेल वंश का अंतिम शासक था। और चंदेल वंश के शासकों ने ही द्वारा है जो खजुराहो में है जो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? राजा गंगधर के द्वारा। राजा गंगधर के द्वारा, ऐसा ही कुछ नाम था, राजा गंगधर। ठीक है, ये चंदेल वंश से था। अब हम देखते हैं कलचुरी चेदी राजवंश के बारे में। और इसका संस्थापक था कौन? कोक्कल। कोक्कल कलचुरी वंश का संस्थापक था और इसकी राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था कर्णदेव। कर्णदेव कलचुरी वंश का सबसे महान शासक था। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगा अधिपति की उपाधि धारण की थी। कौन? तो कर्णदेव ने। विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। और ये क्वेश्चन है जो पूछा भी गया है, बिहार दरोगा मेंस में 2 बार पूछा गया है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध भी पूछा गया कई बार। तो ये 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था खतौली का युद्ध। खतौली का युद्ध किसके बीच? तो 1518 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप देख रहे हैं कि स्मरणीय तथ्य का हमने प्राचीन इतिहास का जितना सारा फैक्ट्स था उसको हमने कवर कर लिया है। अब इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ेंगे। और यह वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन की 7500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का है जो एक सीरीज है और उसमें स्मरणीय तथ्य भी दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। तो उम्मीद करेंगे कि यह वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा और बहुत सारे फैक्ट्स को आप कम समय में 1 घंटा के आसपास, 1 घंटा में आप है जो रिवाइज कर लेंगे पूरे एंशिएंट हिस्ट्री को। तो ये इससे अच्छा और भी कुछ आपको नहीं मिलेगा। और आने वाले वीडियो भी इस तरह से रहेगा और उसका हम जो डेली सेट वाइज है उसका भी हम डिस्कशन कराते जा रहे हैं, उससे भी आप है जो पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपके लिए ढेर सारे ऐसे एजुकेशनल वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे। और बहुत सारे बिहार स्पेशल का जो किताब है उसको भी हमने एडिटोरिया के द्वारा जो अभी प्रकाशित किया गया है उसको हमने यहाँ पे है जो डिस्कशन करने का प्रयास किया है। तो उसे भी आप जाकर देख सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।